हम जस्ट अपनी लास्ट डिस्कशन को थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। क्या हमने किया था, हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमने ये स्टडी किया था कि इसके सोर्सेज क्या हैं। इसके सोर्सेज जो हैं वो इसका इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इसका सोर्स है और इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड एच जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और हम बी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास है, हम ये बात कह रहे हैं। सो डेल क्रॉस एच जो होगा ये हमेशा ज़ीरो होगा और डेल डॉट बी जो होगा डेल डॉट एच जो है वो जे होगा और ये जो है वो हमेशा ज़ीरो होगा। इसके ज़ीरो होने की वजह जस्ट हम बताते चलें कि डेल डॉट बी जो है वो ज़ीरो होने की वजह ये है कि इसी की बुनियाद पे हम कहते हैं कि हमारे पास नो मैग्नेटिक मोनोपोल। शायद इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए एक सिंपल सी जो है वो हम एक एग्जांपल जो है वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज हो और मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चला गया हूँ इस वक्त और मेरे पास इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी रेडियली आउटवर्ड होंगी। मैं अगर इसके अराउंड एक क्लोज्ड सरफेस ड्रा कर दूँ मैं जिसमें चार्ज को मैंने इंक्लूड किया हुआ, तो नेट फ्लक्स जो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा और नेट फ्लक्स जो होगा वो इक्वल होगा कि इसके अंदर चार्ज का इनक्लोज्ड है। ठीक है, तो चार्ज जो है नेट चार्ज नॉन ज़ीरो है। लेकिन अगर मैं यही एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ले लूँ तो इसकी फील्ड लाइंस को मैं अगर देखूँ तो इनकी फील्ड लाइंस का बिहेवियर कुछ इस तरह होगा। तो मैं अगर यहाँ पर एक क्लोज सरफेस ड्रा करूँ, मैं अगर क्लोज सरफेस ड्रा करूँ तो आपको यहाँ बहुत आसानी से समझना मिल जाएगा कि नेट फ्लक्स जो है वो यहाँ पर ज़ीरो है। जितनी फील्ड लाइंस आउट हो रही हैं उतनी फील्ड लाइंस अंदर हो रही हैं। तो डाइपोल का जो होता है नेट फ्लक्स वो हमेशा ज़ीरो होता है। चूँकि मैग्नेटिक मोनोपोल कोई नहीं होते इस तरह, तो इसलिए डाइपोल का जो होता है वो नेट फ्लक्स ज़ीरो होता है। तो ये डेल डॉट बी जो है वो ज़ीरो है और डेल क्रॉस एच जो है वो हमें ये बात कह रहा है कि अगर मेरे पास एक वायर होगी और इसके अराउंड जो होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डेवलप हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये जे जो है ये करंट है विच इज़ फ्लोइंग थ्रू अ सर्टेन वायर। तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। मैं प्लीज़ अगर इन दो जो फंडामेंटल पास्टुलेट्स हैं अगर मैं इनकी इंटीग्रल फॉर्म लिखूं तो मुझे ज़्यादा बेहतर जो है वो शायद मैं उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारे लिए करनी आसान हो जाए। ओके, मैं डेल डॉट बी की अगर मैं इंटीग्रल फॉर्म लिखूं तो इसकी इंटीग्रल फॉर्म जो होगी इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फंडामेंटल पास्टुलेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फ्लक्स ऑफ बी थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो। उसकी वजह हमने बताया है कि मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होता, डाइपोल होते हैं और डाइपोल के गिर्द जब भी आप एक क्लोज सरफेस ड्रा करते हैं तो आपको वो ज़ीरो नेट फ्लक्स जो है ज़ीरो मिलता है। डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे। ठीक है, और मैं अगर इसको करूं तो ये जो है मुझे ये इक्वेशन को मैं इंटीग्रल फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ, एच डॉट
H dot dl over a closed contour is equal to J dot ds. ठीक है, तो ये मेरे पास है। तो मैं अगर इसको इस दोनों तरफ मैंने बेसिकली सरफेस पर इंटीग्रेट आउट किया, इन दोनों को सरफेस पर इंटीग्रेट आउट किया, तो इसलिए मैंने इस सरफेस को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रही हूँ, ये सरफेस रहेगा। तो ये मेरे पास टोटल करंट पासिंग थ्रू अ सरफेस, तो ये करंट टोटल करंट इनक्लोज। तो पहला जो फंडामेंटल पास्टुलेट है इसने मुझे इंटीग्रल फॉर्म में ये कहा कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो। सेकंड ने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर मैं एक यहाँ पर क्लोज कंटूर जो है ले लूँ अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड वायर, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट वायर का अगर मैं ले लूँ, और अगर करंट इस तरह फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह होंगी। ठीक है, तो अगर मैंने ये मेरे पास क्लोज कंटूर जो मैं ले रहा हूँ, ये जो मैंने रेड लिया है, ये मेरे पास क्लोज कंटूर मैंने मार्क किया ऑब्जर्वेशन के लिए, क्लोज कंटूर। तो अगर मैं इस क्लोज कंटूर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लाइन इंटीग्रल लूँ तो वो मुझे हमेशा उस करंट के इक्वल मिलेगा जो कि यहाँ फ्लो कर रहा है। सो इंटरेस्टिंगली कि मेरे पास अब मैं इस काबिल हो गया कि इसको समझ सकूं कि मेरे पास इसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या है। डिफरेंशियल फॉर्म जो है फंडामेंटल पास्टुलेट्स की, वो डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो है और डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे है। ठीक है, और इसी की इंटीग्रल फॉर्म अगर मैं लिखूंगा तो वो मुझे मिल जाएगी बी डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्लोज सरफेस है, और यहाँ से मुझे मिल जाएगी एच डॉट डी एल, ये मेरे पास क्लोज्ड कंटूर है, इज इक्वल टू टोटल करंट इनक्लोज। और आई क्या है, आई इज बेसिकली जे डॉट डी एस। ये ठीक है, तो ये मेरे पास चीज़ें जो है वो मैंने ओके। तो प्लीज़ अगर हम यहाँ ये भी लिख लें कि बी जो है ये बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशन जो है वो मेरे पास ये म्यू जो है वो मेरे पास परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम है, जिसमें कि हम ये जैसा डाइलेक्ट्रिक में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहे हैं, और यहाँ हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल्स बन रहे हैं। अब वो कंडीशन जो कि पहले के मैग्नेटिक फील्ड को जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और उसको फाइनाइट होना चाहिए, तो वो चीज़ें वो यहाँ भी हैं। लेकिन अब हम अपनी डिस्कशन को बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर जो है वो बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर से लेके चलते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस यहाँ क्या होंगी। यहाँ बाउंड्री कंडीशंस जो होंगी डेल डॉट बी है, तो वहाँ जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन थी जो डेल डॉट डी से हमें हासिल होती थी, वो थी कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या सुन, ये यहाँ जो है ये मैं प्लीज़ पहले लिख रहा हूँ कि डेल डॉट बी से जो मैं बाउंड्री कंडीशन हासिल करूँगा वो बाउंड्री कंडीशन ये होंगी कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ magnetic flux density is continuous, is always continuous. n क्या है, n is the normal to the interface. ठीक है, वो इंटरफेस है जो दो डिफरेंट मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ओके, फर्ज कर लें कि ये मेरे पास एक मीडियम है, यहाँ पर μ1 है, यहाँ पर μ2 है परमिबिलिटी, यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी b1 है और यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी b2 है।
और ये जो n है, n इज़ नॉर्मल टू दिस सरफेस, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल। तो इस मैग्नेटिक, ये दोनों B1 और B2 सेम नहीं है। B1 इज नॉट इक्वल टू B2, लेकिन इनके जो नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं वो हमेशा सेम होंगे। अगर हम प्लीज़ अपने प्रीवियस डिस्कशन में चले जाएं, तो हमारी प्रीवियस डिस्कशन में नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ D जो है वो ऑलवेज कंटिन्यूस नहीं थे, लेकिन वो उस वक्त कंटिन्यूस थे जब इंटरफेस के ऊपर जो है वो चार्जेस नहीं पड़े हुए। लेकिन यहाँ पर चूँकि यहाँ हमेशा कोई चार्ज नहीं हो, कोई सोर्स नहीं होता, यहाँ हमेशा ना सोर्स होने की वजह से ये जो है ये एक्सप्रेशन हमेशा होल्ड करेगी, ठीक है। सो यहाँ से हमें पहली जो है वो बाउंड्री कंडीशन जो है वो हमारे पास आ गई। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो है वो हम डेल क्रॉस H इज इक्वल टू J, ये हमारे पास दूसरी बाउंड्री कंडीशन। हमारे पास डेल क्रॉस जो वहाँ पर E थी इक्वेशन, वो उससे हमें जो है वो हमें एक बाउंड्री कंडीशन आती, वो जो टेंडेंशियल कंपोनेंट के लिए हमें हासिल होती। यहाँ से जो हमें बाउंड्री कंडीशन हासिल होगी, ये बाउंड्री कंडीशन जो होगी वो हमारे पास n क्रॉस H1, H1 क्या है, H1 वो मैग्नेटिक फील्ड है जो यहाँ है, H2 वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यहाँ है। दिस वन इज, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, इन दोनों का डिफरेंस H1 और H2 का डिफरेंस, ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, वो इक्वल होगा उस सरफेस चार्ज डेंसिटी के जो कि यहाँ पड़ी हुई है, इस इंटरफेस पे पड़ी हुई है। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी जो पड़ी हुई है यहाँ पर, अगर यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाए। तो जस्ट हम यहाँ एक कंपैरिजन चार्ट सा बना लेते हैं, ताकि हमने जो पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने बाउंड्री कंडीशंस ड्राइव की थी, हम दो ग्रुप्स बना लेते हैं। यहाँ पर यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ हमारे पास मैग्नेटोस्टैटिक्स। प्लीज़ हम पहले जो है वो यहाँ सोर्स क्या है यहाँ पर, तो हम बताते चलें कि यहाँ जो हमारे पास सोर्स होगा वो हमारे पास चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी जो है हमारे पास सोर्स होगा, ये स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर जो हमारे पास जो सोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है, ठीक है। ये प्लीज़, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्टैटिक चार्ज डेंसिटी, और ये करंट डेंसिटी है, लेकिन ये स्टैटिक है, इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। दैट्स वाई हम इनको स्टैटिक कह रहे हैं। ये सोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और ये मैग्नेटोस्टैटिक्स का। इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होंगे वो हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। यहाँ हम कह रहे हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये प्रोड्यूस होंगे। ओके, हमारे पास फंडामेंटल पोस्टुलेट्स क्या होंगे? फंडामेंटल पोस्टुलेट्स क्या होंगे? फंडामेंटल पोस्टुलेट्स जो है वो हमारे पास डेल क्रॉस E इज ऑलवेज ज़ीरो, कि जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, मैं कहीं भी इसका जो है वो जो है मैं लूँगा, अगर मैं प्लीज़ इसके नीचे इंटीग्रल फॉर्म लिख दूँ, आई थिंक कि हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमें ना, कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवर अ क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल सम कर लूँ तो ये हमेशा ज़ीरो मिलेगा, इसका मायने है।
और मेरे पास दूसरा फंडामेंटल पास्टुलेट जो मिलेगा वो मिलेगा डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो ई। ये मेरे पास दूसरा फंडामेंटल। और ये क्या कहता है, ये हमें कहता है कि फ्लक्स ऑफ डी थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज सरफेस। मैं यहाँ अगर मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करूँ तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में मेरे पास डेल क्रॉस एच जो होगा ये ज़ीरो नहीं होगा, जिस तरह डेल क्रॉस ई यहाँ से, बल्कि ये सोर्स के इक्वल होगा। और डेल क्रॉस बी जो होगा ये हमेशा ज़ीरो होगा। और हमने ज़ीरो होने की वजह बताई कि ज़ीरो होने की वजह ये है कि ये हमारे पास मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होता, तो सिर्फ मैग्नेटिक मोनोपोल जो होगा तो फिर जो है वो किसी के से जो है फ्लक्स जो है वो ज़ीरो दे सकता है। डाईपोल का तो अपना नेट फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इनकी जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है इनकी फर्स्ट की जो है वो मेरे पास के एच डॉट डी एल line integral of magnetic field over a closed contour is always equal to the current enclosed by the closed contour, and this one is the flux of B through a closed surface is always zero। जी मेरे पास है फंडामेंटल पास्टुलेट्स हैं, उनकी डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म जो है वो मेरे पास ये चीज़ जो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशंस जो हैं वो मेरे पास D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E और यहाँ B इज इक्वल टू म्यू H, ये मेरे पास आ गया। और मैं अगर यहाँ से बाउंड्री कंडीशंस लिखूँ बाउंड्री कंडीशंस लिखो तो बाउंड्री कंडीशन मेरे पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बाउंड्री कंडीशन थी वो थी कि टेंडेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कंटिन्यूस, जबकि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इट डिपेंड्स अपॉन के उस सरफेस के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। और लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होगी वो हमेशा कंटिन्यूस होगी, जबकि टेंडेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और डिसकंटिन्यूस भी हो सकते हैं। डिसकंटिन्यूस होने की वजह यह है कि उस सरफेस पे जिसके पे आप बाउंड्री कंडीशंस इम्पोज कर रहे हैं उस सरफेस पे आपके पास करंट डेंसिटी है या नहीं है। अगर उस सरफेस पे करंट डेंसिटी नहीं है तो वो कंटिन्यूस हो जाएंगे, और अगर उस पे है तो फिर वो डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में वो हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। थैंक यू वेरी मच।